जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग गौरी के बारे में दूसरी पार्ट या दूसरा क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में हम लोग अच्छे से समझे थे। गौरी का जन्म से लेकर तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में समझे थे। और आज हम लोग तराइन का दूसरा युद्ध से आगे में चलेंगे। आप जानते हैं कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, यानी कि 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था। किसका हुआ था? तो तराइन तराइन का सेकेंड का युद्ध। आप अच्छे से तो जानते हैं। यहाँ तक शायद हम बता चुके थे किसके बीच होता है और कौन किसका सहयोगी था। ये चीज हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। गौरी और चौहान, पृथ्वीराज चौहान, है ना, हम शॉर्ट में नाम लिख रहे थे, पृथ्वीराज चौहान। इसके बारे में हम बताए थे। इससे पहले बहादुर लोग कि आप क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को लाइक किया कीजिए। और इसके बारे में जो भी समस्या लगे, आपको अच्छा लगे तो अच्छा के बारे में बताना है, और खराब लगे तो खराब के बारे में बताना है। मतलब कि जहाँ पर गलती है तो गलती के बारे में बताना है, न कि मटी आगे चल जाना है। क्योंकि गलती बताइएगा तभी गलती सुधरेगा। नहीं तो जो हम गलती दिमाग में हमारे बैठे है, बार बार हम उसी को आपको बताते रहेंगे तो आपको भी गलती का आदत हो जाएगा। इस चलते जहां पर गलती लगेगा तो कमेंट करके बताएंगे, और अच्छा लगेगा तो लाइक करके, और यस लिख के बताएंगे, और सही लिख के ही बताएंगे। मतलब जो आपको लगता है उसको बताना होगा आपको, है ना। तो आइए हम लोग तराइन का दूसरा युद्ध के बारे में शुरुआत करते हैं। तराइन के पहला युद्ध के बारे में पछे जानते हैं। तराइन के पहला युद्ध के पहले कहानी सुन लेते हैं, तब इसके हम दूसरा युद्ध आते हैं। तराइन का जब प्रथम युद्ध हुआ था बहादुर लोग 1191 में, तो जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो होता है, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में कारण था ना, कि भटिंडा वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कौन कब्जा कर लिया? तो जो पंजाब के जो भटिंडा क्षेत्र है उस पर गौरी के द्वारा कब्जा कर लिया है, जिसमें चौहान के द्वारा नोटिस भेजा जाता है कि भाई जो क्षेत्र कब्जा किया है उस कब्जा को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि कुछ क्षेत्र मेरा है। और इस पर गौरी गौरी बात से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से तराइन का जो हरियाणा वाला क्षेत्र में जो तराइन जगह है, वहां पर भी जोड़ युद्ध देखने के लिए मिलता है ना। महासंघर्ष बोल सकते हैं, है ना, बड़का युद्ध मिला, जिसको हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में बात किए। और फिर हम लोग अभी हेडिंग दिए है तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध से पहले हम बताएं, जिसे पहला युद्ध जो था, तो पहला युद्ध के बारे में, चलिए पहला युद्ध के बाद थोड़ा सा लिख लेते हैं। जो आपको प्रथम युद्ध था, प्रथम युद्ध की कहानी सुन लीजिए। 1191 में है, 91 लिखा गया है, ठीक है। 91, ठीक है। आप जानते हैं कि इसमें भी तराइन का प्रथम युद्ध में भी गौरी और पृथ्वी चौहान का बीच में युद्ध हुआ। जब गौरी इस युद्ध को प्रथम युद्ध में हार जाता है, चौहान का जो अब यहाँ से ध्यान तो हटा, और चौहान का ध्यान चला गया कनौज क्षेत्र पर। हम बताया था कि उत्तर प्रदेश में एक कनौज जगह है जहां पर गढ़वाल वंश चल रहा था। कौन सा वंश? गढ़वाल वंश। कनौज में एक वंश चला करता है, गढ़वाल वंश। और उस वंश का शासक था जयचंद, और जयचंद का एक पुत्री थी संयोगिता। इसके बारे में पिछले क्लास में बताए थे, है ना। तो उस संयोगिता से हमारे पृथ्वीराज चौहान जी है, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और जयचंद जो है, संयोगिता के जो पिताजी हैं जयचंद, वो क्या करते हैं कि संयोगिता के स्वयंवर करवाए थे। स्वयंवर कहने का मतलब शादी करवा रहे थे, कि सभी राजा लोग को निमंत्रण देते, आमंत्रण करते हैं कि आइए, हमारा बेटी जिसको पसंद करेगी उससे शादी किया जाएगा। तो उस क्षेत्र के राजा लोग ऐसा ऐसा हुआ करते हैं कि जो राजा 5 बार शादी किया है वो भी भीड़ में लगा दिया कि हम छठा बार भी शादी कर ले। जो बंदा कभी शादी नहीं किया राजा, वो भी उससे भाग लिया। मैंने ऐसे ऐसे प्रकार के राजा भाग लेते हैं। तो संयोगता संयोगता के बोला जाता है कि जाओ बेटी से, जिसमें जो राजा आपको पसंद है उसमें आप क्या कीजिए, माला डाल दीजिए। गला में माला का डाल देंगे तो शादी हो जाएगा, उसी शादी होगा। लेकिन जो जयचंद है, जयचंद चौहान का आमंत्रण नहीं किया था, क्योंकि चौहान एक बार पहले और जयचंद में भिड़ंत हो गया था, मारपीट हो गया था, जिसमें चौहान जो है तो जयचंद के बना के मार दिया था।
तो बताइए कि संयोगता है तो जयचंद की बेटी है, और जयचंद कभी भी वो अपना शत्रु से शादी नहीं कराएगा जिससे कभी पिटाया है। चौहान से पिटाया गया तो शादी कभी कराएगा नहीं, तो शपथ खाया था कि हम उससे शादी नहीं कराएंगे। तो यही जो सभा होता है जहाँ पर स्वयंवर के बात किया जाता है, सभी राजा गोले गोले बैठ गए, सभी राजा गोले गोले बैठ गए, और जयचंद भी है बैठ गया। तो जयचंद का क्या था, दरवाजा पर एक पुतला बनाया था, पुतला था चौहान का पुतला बना दिया था, चौहान का पुतला बना दिया था, ताकि बेइज्जती महसूस कराने के लिए चौहान का पुतला बनाया गया था कि सब राजा का सामने उसको बेइज्जती करेंगे। अब पता चलता है चौहान के कि हमारा स्थिति ऐसा किया गया है, और हमारा जिससे जिससे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं उसका शादी कहीं और किया जा रहा है। तो बहुत दुखद था, लेकिन दिमाग में था, चलो शादी कल ना है, हम संभाल लेंगे। स्वयंवर में स्वयंवर में संयोगता जी है, संयोगता कब जानबे करें संयोगता कैसन है से। देखिए ये संयोगता जी है ना, संयोगता तैयार है। संयोगता का माला दिया गया हाथ में, और सभी राजा का चेहरा देखते हुए किसी राजा को गला में माला नहीं डाला गया, और लास्ट में संयोगता यही पुतला का डालते हैं, जो पुतला बनाया गया था। और पुतला किसका था, तो वो स्टेचू किसका था, तो वो स्टेचू आपको तो चौहान के। अब इसी बीच में चौहान जी का आगमन होता है, घोड़ा के साथ चौहान जी का होता है आगमन होता है। चौहान जी के आगमन होता है तो बहुत खुश, चौहान जी बहुत खुश, जयचंद के बोलते हैं कि जयचंद साहब, जो आप रूल अपनाए थे कि जिसे माला पहनाएंगे उससे शादी होगा, है ना। तो ये जो है संयोगता वास्तव में संयोगता वास्तव में पुतला का माला डाल दे, तो पुतला है किसका बहादुर, पुतला चौहान का, तो इस हिसाब से चौहान से शादी हो गया। तो भाई फिर भी तो मानने के लिए तैयार नहीं ना है, ये आपको फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में परेशानी। तो इसी भरे समाज से चौहान साहब जी जो है से संयुक्ता को उठाकर लेकर भाग जाते हैं। बेचारा जयचंद घोर बेइज्जती हो गया, बहुत बेइज्जती हुआ जयचंद के। जयचंद शपथ खाता है कि हम इसे तो बदला जरूर लेंगे, आज नहीं तो कल हम बदला जरूर लेंगे। सभी राजा लोग जो आए थे जिस प्रकार बारात शादी करने के लिए, पुनः वो पुनः उन लोग अपना अपना घर चले गए। कुछ दिन के बाद जयचंद के दिमाग में सवाल आता है कि अगर राजा को दुश्मन को मारना है तो दुश्मन से दोस्ती कीजिए। दुश्मन को मारना है तो इसका दुश्मन कौन था, चौहान का दुश्मन कौन था, उस समय कौन आ गया था, तो गौरी आ गया था। तो जयचंद के दिमाग में आता है, जयचंद जयचंद के दिमाग में आता है कि इसको मारना है ना तो दोस्ती किससे कीजिए, चौहान गौरी से दोस्ती कीजिए। तो जयचंद जाके गौरी से मिलेगा कि राजा साहब हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर करेंगे, चौहान के साथ आपको युद्ध करना होगा, और हम पूरा का पूरा आपको सेना देंगे। पूरा का पूरा क्या करेंगे, सेना देंगे, है ना। सेना देने की वादा करके, और 1 लाख सेना देने का वादा किया, और इस युद्ध में मिलाने का साजिश कर दिया। तो यही यही जयचंद के मदद से ही और अन्य सहयोगी की मदद से ही आपको तराइन का दूसरा युद्ध देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ तक समझ में आएगा बहादुर, इस युद्ध के बारे में हम लोग समझ रहे थे। बहादुर लोग, ये देखिए दूसरा युद्ध में जब गौरी और जयचंद के सेना के साथ साथ बहुत सारे लोग जब लड़ने आते हैं चौहान से, चौहान रात में पार्टी मना रहा था, और अचानक उस पर हमला कर दिया जाता है, और उसको बंदी बना लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है बहादुर लोग, उसे बंदी बना लिया जाता है। और कुछ एक कहानी सुनाने जा रहा है, सिर्फ कहानी भी मान सकते हैं, काल्पनिक कहानी, जुड़े गए कहानी है। एक एक आपको चंद्र बरदाई का किताब है। किसका किताब है बहादुर लोग, तो चंद्र बरदाई का किताब है। वो चंद्र बरदाई कौन हुआ करते हैं, ध्यान से देखेंगे। चंद्र वरदाई, चंद्र वरदाई, चंद्र वरदाई लिखा हुआ है, ठीक ना। चंद्र वरदाई, चंद्र वरदाई का एक ग्रंथ था, पृथ्वी राज रासो, पृथ्वी राज रासो, पृथ्वी राज रासो, पृथ्वी राज रासो एक ग्रंथ है।
इस ग्रंथ में क्या लिखाया गया है? इस ग्रंथ में, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में, इसमें क्या लिखाया गया है? इसमें थोड़ा सा कहानी को सुनते हैं। कहानी कभी कभी गलती भी लिखा जाता है, कभी कभी सही भी लिखा जाता है। तो इसमें क्या लिखा गया है सही, क्या लिखा है गलती, इस कहानी को हम सुनाने आपको जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे बहादुर। पृथ्वीराज चौहान का दोस्त हुआ करते हैं जिसका नाम क्या है? चंद्रबरदाई, या दरबारी कवि हुआ करते जिनका नाम क्या है? चंद्रबरदाई। जिनका एक किताब था, जिस किताब का नाम क्या है बहादुर लोग? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। चलिए इसके बारे में कहानी सुनते हैं। आइए, आइए इस कहानी को हम लोग पूरा करते हैं। जो पृथ्वीराज रासो जो बुक है, इवन इस बुक है, इस बुक में क्या कहानी लिखा गया है, तो कहानी को ध्यान से समझेंगे। इस बुक में कहानी, इस बुक में कहानी क्या है सुनेंगे। इस बुक में चंद्रबरदाई के द्वारा, साथ में कुछ और इतिहासकार के द्वारा इसमें लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है कि जब आपको तराइन का दूसरा युद्ध होता है ना, इसमें चौहान हार जाता है और कौन जीत जाता है? तो गौरी जीत जाता है। ध्यान से देखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध में गौरी हार गया, जबकि तराइन का दूसरा युद्ध में क्या हो गया? गौरी जीत गया। हम बताए थे गौरी का सहयोगी के बारे में भी ना बताए थे, जैसे कुबाचा था, एल्दोज था, बख्तियार खिलजी था, ऐबक था, जयचंद था, और खामेल था, इलाह था, खरवाक था, मतलब बहुत सा मदद करने वाले लोग थे। उसी चौहान की मदद करने वाले गोविंद गोविंद राय था, खाड़े राय था, बदमाश रावल था। ये सब बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों को मदद कर रहे थे। ये पृथ्वीराज चौहान में लिखा गया है कि जब तराइन का दूसरा युद्ध समाप्त होता है, जिसमें गौरी साहब जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं? मैच को हार जाते हैं, मतलब युद्ध के हार जाते हैं। इसमें यह भी लिखा गया है कि जब इस युद्ध में चौहान साहब हार जाते हैं ना, तो चौहान साहब को पैर में रस्सी बांध के और घिसियाते घिसियाते लेके चला गया गजनी। गजनी लेके चला गया, कहाँ लेके चल गया? गजनी, अपना जहां जहां शासक था वहां लेके चला गया। उसमें जो कि इस बुक में कहानी लिखा गया, वो कहानी को हम बोल रहे हैं ना। इसमें इस बुक में जो क्या लिखा गया है कहानी, इस कहानी को बता रहे हैं। जब इसमें लिखा जाता है कि जब गौरी चौहान को लेकर चला गया गजनी, तो गजनी जाकर जेल में बंद कर दिया। क्या कर दिया बहादुर लोग? उसको जेल में जाकर बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया गया। और वहां पर तो हाहाकार मच गया। गजनी में हाहाकार मच गया कि हमारे हमारे गौरी साहब जी है ना, तो हमारे गौरी साहब भारत के महान शासक को पकड़ के लेकर आ गए। क्योंकि वो अभी महान शासक में गिनती होता है, किसको? बिहार में, भारत में गिनती होता था चौहान को। जिसे पकड़ के लेकर आ गए, इसको बलि देंगे, बलि देंगे। तो गौरी जो है से, गौरी बलि देने की बात कर रहा है। तो गौरी जो है ना, गौरी अपने साम्राज्य में जब सिंहासन में बैठता है ना, तो चौहान के सभा में लाने की बात किया जाता है कि भाई सभा में किसके लाया जाए? चौहान को लाया जाए। चौहान को लाया जाए और सभी लोगों को दिखाया जाए कि देखिए हम किसको पकड़ के लाए हैं। जो लोग इससे डरता था, या हम मेरे कदमों में पड़ा है ना। तो जब चौहान चौहान के लाया गया समाज में, तो चौहान साहब यहाँ खड़ा है, यहाँ पे बैठा हुआ कौन है? गौरी साहब। चौहान और गौरी में जब बातें होते रहते हैं, जिसमें गौरी साहब गुस्सा हो जाते हैं, चौहान को बोलते हैं कि चौहान, पृथ्वीराज चौहान, अपना नजर नीचे करो। चौहान कहते हैं कि हम राजपुताना हैं, हम मर जाएंगे लेकिन अपने सर, अपने नजर को नीचे झुका नहीं सकते हैं। इसी बात में गौरी को बहुत बुरा लग गया। गौरी क्या किया कि चौहान के दोनों आंखों फोड़ दिया। क्या कर दिया? दोनों आंखें चौहान को फोड़ दिया। बेचारे अंदर हो गए। इसको जाकर जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर रख दिया कि इसको तड़पा तड़पा कर मारेंगे, हम ऐसे नहीं मारेंगे, तड़पा तड़पा कर मारेंगे। गौरी ये बात को बोलकर जेल में बंद करवा दिया। यही यही इतिहासकार है। यही इतिहासकार के बारे में बोला जाता है कि जब चंद्रबरदाई देखा नहीं गया कि हमारे दोस्त को पकड़ के लेके गया है, इसका दोस्त है चौहान साहब, इसका दोस्त, कि मेरा दोस्त को पकड़ के ले आया, हम दोस्त के बचाने जाएंगे। दोस्त के बचाने के लिए निकल गए। ये भी जग चंद्रबरदाई साहब गए कहाँ?
गजनवी गए, गजनी गए, गजनी। गजनी जब जाते हैं तो गौरी के पता चलता है कि चौहान के मित्र आया है और छुड़वाने आया है। सेना से बोलता है गौरी की साला किसको भी क्या करो, जेल में बंद करो। उसको भी जेल में बंद कर दिया गया और लंबा समय तक जेल में दोनों को बंद किया गया। जब एक दिन चौहान जो गौरी जो है, गौरी का खेल में बहुत मन लगता था। गौरी अपने साम्राज्य में खेल का आमंत्रण करवाता है, खेल आयोजन करवाया था। उस खेल में था अनेक प्रकार के, कैसे भी ओलंपिक खेल है ना, पैरा ओलंपिक, ओलंपिक, इसमें बहुत से खिलाड़ी लोग बहुत से अलग अलग खेल खेलते हैं। तो वैसे उसमें गौरी गौरी एक आयोजन करता है, खेल का आयोजन करता है। उसमें एक ऐसा भी आयोजन था कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में भाग ले सकता है। तो चंद्र बदाई के पता चलता है कि यहाँ पर तो गौरी साहब तो खेल खिलवा रहे हैं। तो यही चंद्र बदाई बोलते हैं चौहान से कि राजा साहब, अभी ही मौका है, निकलिए हम लोग बाहर खेल के नाम से और इस शासक को नहस तहस कर दे। चौहान चौहान बोलता है कि अब चंद्र बदाई, मेरा तो दोनों आंख फूट गया, तो हम क्या करेंगे, हमको कहीं दिख नहीं रहा है कि हम उससे युद्ध करेंगे, है ना। तो गौर चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान को डांट के साथ बोलते हैं कि राजा साहब इतना जल्दी आप हार क्यों मान गए, है ना। जब तक हमारे शरीर में दम है, जान है, तब तक हम लड़ सकते हैं। जैसे रामायण में देखे होंगे, रामायण में कि जब हनुमान जी को सीता जी की खोज के लिए निकाला जाता है तो नदी किनारा से उनको जाना होता है। जब नदी समुद्र के किनारे आते हैं, समुद्र के किनारे श्रीलंका जाना होता है, तो कैसे जाते कोई पता पता नहीं है। सभी बंदर लोग मिलकर हनुमान जी को ताकत को जगाते हैं, देखे ना, गाना गाकर, गीत गाकर हनुमान जी को ताकत को जगाया जाता है। और हनुमान जी की ताकत जब जगता है, शक्ति जब जगता है, तो सात समुद्र पार करके, बोला जाता है कि सात समुद्र वास्तव में समुद्र पार करके श्रीलंका चले जाते हैं। वैसी चौधरी, वैसी चंद्र बरदाई, उसी चंद्र बरदाई किसका जगा रहा है, शक्ति चौहान के जगाने की बात कर रहा है। चंद्र बरदाई बोलते हैं कि राजा साहब, यही मौका है ना कि हम लोग बाहर निकलेंगे। और आपको तो शब्द भेदी बांध चलाने अवे करता है। शब्द भेदी बांध के मतलब क्या है बहादुर लोग, कि व्यक्ति को एक मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा, तीर धनुष दे दिया जाएगा और उसको आंख बंद कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस निशाना पर आप लगाइए, इस आवाज पर आप निशाना लगाइए। तो शब्द भेदी बांध वाला क्या करते हैं, निशाना लगाते हैं। अब यह गुण चौहान को आता था, यह गुण चौहान को पता है ना, चौहान को यह गुण पता है। कुछ सेना से चंद्र बरदाई बोलते हैं, कुछ सेना से चंद्र बरदाई बोलते हैं कि सेना जी से हम शासक से बात करना चाहते हैं, गजनवी से गौरी, सॉरी, गौरी से हम बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं कि हमारा जो राजा साहब है, चौहान साहब है, ये भी यहाँ के खेल में भाग लेना चाहते हैं। जब सेना गौरी से बोलता है कि जो दोनों के बंदी किए हैं ना, उनमें से बोल रहा है वो जिसका आंखिया नहीं फुड़ा है कि हमारे राजा साहब भी भाग लेंगे इस युद्ध में। गौरी सुना तो इतना हंसा, इतना हंसा, इतना हंसा कि जिसको दिखता है वो तो तीर चलाइए ना, तीर चलाने में हार जाता है। तो वो बंदा, वो बहुदा, उसको तो दिखता नहीं है, तो कैसे तीर चलाएगा बताइए। बहुत खुश, बोला कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेके आओ उसको समाज में। जब खेल आयोजन किया गया तो सब मैदान में लाया गया। खेल आयोजन किया गया बाद तो मैदान में लाया गया। चलिए, मैदान में क्या किया गया, लाया गया। ध्यान से समझने के बाद जब ग्राउंड में लाया गया इसे, तो यहाँ पर आया साहब बैठ के। अब यहाँ पर बहुत सा सेना सब बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। अब इसी में इनको खाड़ कर दिया गया पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया गया, खड़ा कर दिया गया, है ना। और पृथ्वीराज चौहान के गौरी से बोला गया कि पृथ्वीराज चौहान जो है से शब्द भेदी बांध चलाना जानते हैं और किसी कहीं से शब्द करने आवाज, कहीं सा आवाज निकालिए, वहां पर निशान लगा देंगे और सटीक निशान लगा देंगे। और तो गौरी बोलते हैं कि अगर नहीं लगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को दिन दहाड़े कत्ल कर देंगे। तो चंद्र बदाई को लगता है कि हम लोग ऐसे भी मरने वाले हैं और वैसे ही मरना है, तो क्या दिक्कत है, एक बार ट्राई करके दिखे लेते हैं। जैसे अभी हम बोलते हैं, बहादुर लोग क्लास में बोलते हैं कि कुछ लेकिन को बोलता है ना कि नौकरी होगा कि नहीं होगा।
अबे तुम लोग पढ़ो तो सही, नौकरी होना और ना होना अलग बात है। अब मेहनत तो कीजिए। यहीं पे बोला जा रहा है, चंद्र बरदाई चौहान से बोलते हैं कि जितना वो हारना तो अलग बात है, मतलब ट्राई तो करके देखिए। तो इस सभा में आके खड़ा हो गए चौहान साहब, इनके हाथ में तीर धनुष धरा दिया गया। क्या धरा दिया गया बहादुर लोग? तो आपको तीर धनुष दे दिया गया, या तीर धनुष दे दिया गया। और जब दे दिया गया तो चंद्र बदाई सिखा के भेजे थे कि जैसे हम बोलेंगे इशारा करेंगे वैसी तीर धनुष चलाना है ना। जैसी तीर धनुष दिया जाता है, तीर धनुष, तो चौहान, गौरी बोलता है कि चौहान के चलो चलाओ गोली, भाई तीर चलाओ। तो ये बोलते हैं चंद्र बदाई कि नहीं गौरी साहब, इस शब्द भेदी बाण जानते हैं, आपको इसके लिए आवाज निकालना होगा, आपको आदेश देना होगा, है ना, कि रेडी रेडी, या गोली चलाओ, या तीर चलाओ, निशाना दागो, जो भी आपको आदेश देना होगा, तबे ये क्या करेंगे, चलाएंगे। और कितनों कम तो लगभग 3 बार आपको आदेश देना होगा कि चलाओ चलाओ चलाओ। और इन लोग पहले बतिया लिए हैं कि जैसी वहां से निकलेगा आवाज तो मार देना है तीर। तो चंद्र बरदाई के दोहा के माध्यम से चौहान को समझाना चाहते हैं, या फिर दोहा के माध्यम से बोलते हैं, चौहान साहब, 4 बांस, बोलते हैं कि 4 बांस 24 गज, अंगल अष्ट प्रधान, ताव उते बैठा है सुल्तान, और मत चुक चौहान। एकरा मतलब, कहने का मतलब है कि 4 बांस दूर है और 24 गज ऊपरी स्थान पर बैठा हुए है, राजा साहब बैठे हुए हैं, और आपके लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं, और इतना साइज से आपका करना है, चला देना है। जैसी ही बात सुनता है, चौहान साहब सुनते हैं कि 4 बांस 24 गज, अंगल अष्ट प्रधान, मतलब ऊपरे बैठा हुआ है, और मत चुक चौहान, क्योंकि यही मौका है, फिर दोबारा मौका आपको मिलेगा नहीं कि गौरी के सामने आप आ सके, है ना, क्योंकि जिंदगी भर हम लोग को जेल में रहना होगा। तो जैसे चंद्र बदाई बोलते हैं कि राजा साहब आदेश दीजिए तबे तीर चलाएंगे, जैसी गौरी आदेश देता है कि तीर चलाओ, तीर चलाओ, और तीर चलाओ, उसी बीच में चौहान साहब डायरेक्टली तीर दाग देते हैं, और सीधे जाकर राजा जी के दिल पर लग जाता है। राजा जी टपक गए, मतलब कि गौरी साहब टपक गए। ये कहानी कहाँ लिखा गया है, कहाँ से हम बोल रहे थे, पूरा का पूरा कहानी तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में है। अभी रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? तो चंद्र बरदाई है। समझ में आया ना? इसमें लिखा गया था बहादुर। अब इसको हम अभी काटेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं। कहानी जो इसमें लिखा गया था पूरा का पूरा हम कहानी सुना दिए। कहानी आपको अच्छा लगा तो पहले एक बार कमेंट में दिल भेज के दिखाइए, दिल, दिल या कुछ भी लिख के भेजाइए, भेजिए एक बार, है ना। कमेंट में आप इस कहानी को अच्छा लगा वो कहानी, तो कहानी में क्या कीजिए, थोड़ा सा लाइक, और कुछ अलग प्रकार के ऐसा कुछ हमारे पास सेंड करेंगे जिससे हम खुश होंगे, है ना। सिनेमा देखे है ना कि हम गैम्बो खुश हुआ, तो मैं खुश हुआ कब, जब आपको लगता है कि हमको कहानी समझ में आ गया, तो कमेंट कीजिए, यस लिखिए कि यस सर कहानी समझ में आ गया, इतना तो आप लिख सकते हैं। चलिए, इस पृथ्वीराज रासो में जो कहानी था वो कहानी, कुछ इतिहासकार काल्पनिक बोलते हैं कुछ इतिहासकार। अब कुछ इतिहासकार के द्वारा ये भी कहा जाता है कि ये कहानी काल्पनिक है और गलत है। सच्चाई क्या है बहादुर? अब देखे बहादुर कि 1192 में दूसरा युद्ध होता है बहादुर, दूसरा युद्ध। तो वैसे अगला देखते हैं कि 1194 में एक युद्ध देखने को मिलता है। 1194 में, उसको बोलते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर चंदावर का युद्ध, एक तरफ से आपको मिलता है चंदावर के युद्ध में गौरी, तो अभी बोले कि गौरी की तो हत्या हो गया। उस ग्रंथ में जो लिखाया गया था वो हम सुना है, न कि रियल में हत्या हो गया, है ना। अभी तरफ से आपको जयचंद, जो उसमें लिखा गया था, फिर हम बोले ना क्लास में बोले गलत,
क्या है लिखा? जयचंद। इस युद्ध में गौरी जीतेगा और जयचंद हार जाएगा। अच्छा, ये कहानी आपको ये भी लग रहा होगा कि तराइन का प्रथम युद्ध में तो जयचंद मदद किया, इस युद्ध में काहे पीछे कर दिया? काहे पीछे ये युद्ध लड़ गया भाई? मदद किया फिर तो लड़ गया? नहीं, बोला मदद करने के लिए, लेकिन रियल में वास्तव में मदद किया नहीं। और मदद किया तो दिमाग में ये भी चढ़ा था ना गौरी के, कि जब ये जयचंद अपने देश के लोग के नहीं हो सकता है, तो मेरा ये क्या होगा? आज नहीं तो कल ये हमरे पीछे वार कर देगा, है ना? गौरी के भी कहना सही है कि जयचंद अपने देश के लोग के नहीं हो सकता है, तो हमें क्या हो सकता है ना? आज नहीं तो कल ये हमको भी पीछे से वार कर देगा। इस चलते इस युद्ध में जयचंद के लाखों में, देखिए सॉरी, जयचंद के आंखों में तीर हल कर दिया, हाँ, तीर मार दिया, आंखों फोड़ दिया। जयचंद के आंखों फोड़ दिया कौन? गौरी। गौरी ने कनौज को 11 दिन तक लूटा था, जहाँ की राजा था ही कनौज का। बोलते हैं गौरी के 11 दिन तक, सॉरी 11 दिन, 21 दिन तक, 21 दिन तक लूटा। 21 दिन तक क्या किया बहादुर? लूटा। कितना दिन तक लूटा? 21 दिन तक गौरी कनौज क्षेत्र को लूटा, है ना? कनौज या इटावा बोल सकते हैं। गौरी ने बहुत ज्यादा धन लूटा। लगभग बोला जाता है ना कि बहुत ज्यादा धन के मतलब कि बहुत कुछ लूट के लेके गया, धान चावल आटा गेहूं सब। लगभग 1400 ऊँट से ले गया था। कितना ऊँटों से ले गया था बहादुर? 1400 ऊँटों से पूरा सामान ले गया था। समझ में आना कितना मन सामान हुआ यहाँ से? 1400 ऊँटों से सामान यहाँ से लेकर गया था। समझ में आया? आया समझ में? तो चंद्र बताएगा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कुछ अलग कहानी था, अलग सुन लिए, लेकिन वास्तव में वो कहानी गलत है। क्योंकि वो कहानी होता बहादुर, इतिहासकार अलग अलग बोलते हैं कि जब वो कहानी होता तो गौरी की तो मृत्यु वहीं हो गया, तो इस युद्ध में गौरी आया कहाँ से? चंद्रावर के युद्ध में आया कहाँ से जब वहां वो मारा गया? तो उस युद्ध को काल्पनिक युद्ध बोला जाता है, काल्पनिक है। वो युद्ध जो है ना से लोगों द्वारा गढ़ा गया है, वैसा हुआ नहीं था। समझ में आ गया बहादुर लोग? समझ में आ रहा है? वैसा हुआ नहीं था, ये गढ़ा गया। आइए हम लोग अगले युद्ध के बारे में देखते हैं। 1096, सॉरी 1196, 1196 बोला जाता है कि राजस्थान के बयाना पर हुआ था। 1196 में जो आक्रमण किया गया था, 10वां आक्रमण था गौरी के, 10वां नंबर का था। 10वां आक्रमण कौन सा आक्रमण था? तो 10वीं आक्रमण था, 10वीं, है ना? कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के बयाना क्षेत्र पर। बयाना, बयाना क्षेत्र पर, राजस्थान के बयाना कहाँ है बहादुर? तो राजस्थान कहाँ है? तो राजस्थान का क्षेत्र पर, है ना? यहाँ के अगर शासक के बारे में बात करते हैं तो कुमार पाल था। शासक के अगर बारे में बात करते हैं, शासक, शासक है तो कुमार पाल था। कुमार पाल, कुमार पाल था। यह गौरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जब यहाँ पर गौरी आक्रमण करता है तो ये जो था कुमार पाल, ये आत्मसमर्पण कर दिया, बोल दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर बोल दिया। कोई दिक्कत? आइए 12वां आक्रमण के बारे में देखते हैं। 10वां के बाद 13वां देखते हैं। इम्पोर्टेड आक्रमण के बारे में बात करते हैं। चाहे डायरेक्टली लिख दीजिए कि 1196 में ही एक और आक्रमण हुआ था, है ना? 1196 में ही देख लो, 1196 ये ग्वालियर कहाँ किया गया था? तो ग्वालियर में। और ग्वालियर कहाँ है बहादुर? ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ है? कोई बताइए, ग्वालियर कहाँ है? यहाँ पे बताइए, इस कमेंट में भरिए आप। ग्वालियर है कहाँ? ग्वालियर पर आक्रमण किया गया था। यहाँ के शासक, शासक कौन था बहादुर? तो लक्ष्मण सेन था, सॉरी, सुलक्षण, सुलक्षण पाल था, सुलक्षण पाल। देखे देखें बहादुर, यहाँ यहाँ पर ग्वालियर जो है से ग्वालियर भारत का कौन सा राज्य में पड़ता है? ये आप कमेंट करके बताइए।
ये जगह जो दिख रहा है, जगह को भरिए, आप कमेंट करके बताइए ग्वालियर है कहाँ पर। जल्दी कमेंट कीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलो बहादुर लोग, बताइए कहाँ है ग्वालियर। ग्वालियर, ये र भी छूट गया बहादुर, र। ग्वालियर लिख लीजिए, ग्वालियर कहाँ है, तो आप कमेंट करके बताइए। आइए अगला शासक है। ये बेचारा, ये भी जो है ना, ये भी सुलक्षण, जो सुलक्षण, ये भी आत्मसमर्पण कर देता है। आपको ऊपर वाला भी बात कित का गया, ये भी आत्मसमर्पण, कुमारपाल भी आत्मसमर्पण, और सुलक्षण पाल भी जो है ना आत्मसमर्पण, 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 समझ में आ रहा ना, क्या कर दिया, ये आत्मसमर्पण कर दिया। कोई दिक्कत, इसी में अगला पॉइंट लिख लीजिए बहादुर, यही युद्ध में लिख लीजिए, लिख लेंगे कि 1196 के बाद गौरी गजनी वापस चला गया। 1196 के बाद गौरी गौरी गजनी वापस चला गया। गजनी, जहां से आया था ना तहां चला गया। गजनी वापस वापस चला गया, चला गया, गजनी वापस चला गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे देखते हैं। 1197 में देखिए बहादुर लोग, 1197 में, थोड़ा फास्ट चलते हैं। 1197 में ऐबक ने, ऐबक कहने का मतलब कि यही गौरी का एक गुलाम हुआ करता है। गुलाम तो हजारों गुलाम लेकर आया था, जैसे महत्वपूर्ण चारों गुलाम है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया। ऐबक मतलब गौरी का गुलाम हुआ करता, इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ए और ब और क, कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा नाम क्या है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कहता है गुजरात का पाटन क्षेत्र पर, पाटन क्षेत्र, ये कहाँ है बहादुर लोग, तो गुजरात, गुजरात के पाटन क्षेत्र पर है ना। यहाँ के शासक इस समय कौन था, तो भीम सेकेंड था। भीम सेकेंड था। क्या था बहादुर, भीम सेकेंड। तो आप बताइए कि भीम सेकेंड जो है से कौन सा वंश से संबंधित है, क्योंकि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, तभी हम पूछ रहे हैं ना, कि ऐसे आपको हम बार बार सवाल दाग रहे हैं, नहीं। पिछले क्लास में हम सवाल कर चुके हैं, या पिछले क्लास में हम अच्छे से इसके बारे में डिफाइन कर चुके हैं, जो अभी हम आपसे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए, यह अभियान बदले के भावना से किया गया था। मतलब लिखेंगे बहादुर, यह अभियान जो चलाया गया था 1197 में, बदले की भावना से, बदला लेने की, मतलब ऐबक गुजरात के भीम सेकंड से बदला लेना चाहता था। तो यह लिखेंगे, यह अभियान बदले की भावना से किया गया था। यह अभियान बदले की भावना से किया गया था। लिख लिए, लिख लिए बहादुर। लिखेंगे 1000, अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे 1098, सॉरी 1198, 1198, 1198 ऐबक के द्वारा बदायूं एवं कनौज को लूटा गया। ऐबक के द्वारा, ऐबक के द्वारा, देखिए बहादुर लोग, जो हम आपको कहानी सुनाते हैं ना, ताकि हम लिखते कम है, कहानी हम ज्यादा आपको सुनाते हैं, तो कहानी को आप सुन सुन के लिखा कीजिएगा कॉपी पर, है ना। सुन सुन के क्या कीजिएगा, कॉपी पर लिखने की कोशिश कीजिएगा, समझे। कोई दिक्कत बहादुर लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक, कॉपी पर देख देख के और सुन सुन के लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
ऐबक के द्वारा बदायूं एवं कनौज को लूटा गया, कनौज क्षेत्र को लूटा गया। इसके द्वारा कहाँ लूटा गया बहादुर लोग? तो बदायूं, बदायूं एवं कनौज, कनौज को लूटा गया। कनौज क्या किया गया? लूटा गया। ठीक है, इसको लिखिए, कनौज क्षेत्र को लूटा गया। आइए हम लोग अब आता है 1202 में बात है, 1202 में आते हैं। कोई दिक्कत? 1202 में, चलिए लिख लिए 1202, 1202। एक चीज इसमें हो गया बहादुर लोग कि हमको लिखते लिखते हाथ बैठ गया। शुरू दिन तो हाथ कप रहा था, लेकिन 1202 में ऐबक के द्वारा, वही ऐबक जो गौरी का गुलाम है ना, ऐबक द्वारा, ऐबक द्वारा कालिंजर के राजा, कालिंजर, कालिंजर के राजा, कालिंजर के राजा कालिंजर का राजा परमदी देव, परमर्दी देव, परमर्दी देव पर किया गया। ऐबक के द्वारा कालिंजर के राजा परमर्दी देव पर आक्रमण किया गया। कोई दिक्कत? अधर्म परिवर्तित करने को कहा गया लेकिन नहीं किया। ऐबक बोला, इस बंदा को बोला, ऐबक इस बंदा को ऐबक बोला कि आप क्या कीजिए, धर्म परिवर्तन कर लीजिए, कि बोल इन नहीं किया। तो धर्म परिवर्तन करने को बोला तो लेकिन नहीं किया, जिसके द्वारा ऐबक द्वारा इसको हत्या करके नया राजा हसन अर्नल को बना दिया गया यहाँ के। मतलब कालिंगर के राजा को जो है ना, इसको हत्या करके यहाँ के इसके द्वारा यहाँ के एक नया राजा बनाया गया। उस राजा का नाम था बहादुर लोग हसन, हसन अर्नल, हसन अर्नल को क्या किया गया? राजा बनाया गया। कोई दिक्कत? 1202 में ही आगे कहानी चलते हैं। चलो अगला स्लाइड लेते हैं, बहुत हो गया। 1202 में ही 1200 1202 में ही ऐबक की सहायक सेनापति, ऐबक की सहायक सेनापति, ऐबक ऐबक की सहायक, ऐबक की ऐबक की सहायक सेनापति जिसका नाम था बख्तियार, इसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। यही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था। यही बख्तियार खिलजी कहाँ आक्रमण किया था बहादुर लोग? बिहार पर। बिहार के इतिहास हम बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं, जहां तक लगे बीपीएससी सवाल तक आपको बनेगा। क्योंकि बहादुर लोग हम तुमसे डिंग डांग नहीं मारते हैं। क्यों नहीं मारते हैं? कि जो हम बोलते हैं वहां तक मिलता है। जैसे हम बोले कि बीपीएससी तक ला, तो हाँ, वो हिस्ट्री को पढ़ के हम बीपीएससी का सवाल बनाए हैं और बनाते भी हम हैं। समझे? बनाए भी हैं और बनाते भी हम हैं। समझ में आ रहा है ना? इसका हम क्या बोलते हैं, बीपीएससी तक सवाल हम बिहार पुलिस के बनाए भी हैं और बनता भी है। तो जहाँ तक बिहार पुलिस बीपीएससी का बीपीएससी बोल रहा है, बिहार का जो हिस्ट्री पढ़ा है बहादुर लोग, उस हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेंगे। उस हिस्ट्री में आपको सब चीज़ पढ़ा दी है। बिहार का प्राचीन इतिहास क्या था, बिहार में मध्यकालीन इतिहास क्या था, बिहार में इसका जी बख्तियार खिलजी है ना, इसका क्या योगदान हुआ करता है, बिहार में अंग्रेज़ों का क्या योगदान हुआ करता है, सब के बारे में हम बारी बारी से आपको बता चुके हैं। आप अगर कॉपी पर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। हालांकि उसका बिहार का जो है ना, बिहार स्पेशल, वो आपको हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएं, ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ाएं। लेकिन जो बच्चा ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है
उसको रिक्वेस्ट है कि उस पढ़ाई को महत्व दे, क्योंकि वो पढ़ाई आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जो भी आपके यहाँ पढ़ाया जाता है ना, वो झंडू बम आदमी आकर नहीं पढ़ाता है, उससे पहले कितना बार वो पढ़ता है। कल ही आज भी अगर हम एक क्लास जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या लगता होगा कि सारा का सारा हमको याद रहता होगा? चाहे बिहार दुनिया में कौन टीचर ऐसा है कि सब लाइन बाय लाइन याद रखा होगा? कुछ न कुछ तो बुक के किताब के सहारे ले रहा होगा। तो हम भी किताब का सहारा लेते हैं, लेकिन हाँ, याद है। तो वैसे बिहार का जो पढ़ाया गया है, वो बिहार को आप थोड़ा बहुत रिविज़न कीजिए। रिविज़न करते रहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ताकि क्या होगा कि आपको वो चीज़ याद होते रहेगा, रिकॉल होते रहेगा। रिकॉल करना ज़रूरी है, और नहीं कि हम खाली पढ़ते जा रहे हैं, उसको रिविज़न कर ही नहीं रहे हैं, तो आपके लिए व्यर्थ है। मतलब पढ़ाई व्यर्थ है। हमको जब याद हो ही नहीं रहा है, सवाल बन ही नहीं रहा है, जैसे हम बताइए, हम ये अब मध्यकालीन इतिहास पर सीरीज लेकर चल रहे हैं रोज़। जैसे हम पढ़ाए कासिम, गजनवी, गौरी, ये सब पढ़ रहे हैं। तो इस सब से अगर सवाल नहीं बनेगा तो फिर हम लोग काला पढ़ेंगे, काहे ला हम पढ़ाएँगे? खाली टाइम पास करने के लिए ना पढ़ाएँगे। तो यही है, तो उसके खातिर आपको लिखना होगा, रिवीजन तो करना होगा। चाहे रिवीजन आज कीजिए चाहे परसाल। आज कीजिएगा तो आपको याद रहेगा, और परसाल कीजिएगा तो भुला जाइएगा। देखिए, बिहार के बारे में बात कर रहे थे। यही बिहार को बोला जाता है, बिहार में बख्तियार खिलजी बिहार के मुंगेर क्षेत्र में आक्रमण किया। कहाँ किया? तो मुंगेर क्षेत्र में, मुंगेर क्षेत्र पर किया, मुंगेर के क्षेत्र पर, ठीक है, मुंगेर के क्षेत्र पर किया। कोई दिक्कत? मुंगेर का क्षेत्र पर कोई दिक्कत? शासक के बारे में बात करेंगे हम, शासक के बारे में यहाँ के बात करेंगे, यहाँ मुंगेर के शासक के बारे में। तो इंदुमन भीरू, इंदुमन भीरू जो पाल वंश से संबंधित था। इंदुमन भीरू जो था ना, इंदुमन भीरू ये पाल वंश से संबंधित था। और पाल वंश संबंधित था तो आप बताएंगे कि किसका अनुयायी था, बौद्ध धर्म में कि जैन धर्म को? मतलब किसको मानता है ज़्यादा, बौद्ध धर्म के कि जैन धर्म के? तो ये बंदा जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इंदुमन भीरू को हत्या कर देता है, बख्तियार खिलजी के द्वारा हत्या कर देता है, और इस क्षेत्र में आगे बढ़ के जो नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ता है। मैंने कहने का मतलब बख्तियार खिलजी के द्वारा ही बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में पड़ता है, उसको भी क्या किया गया? नष्ट किया गया, है ना बहादुर लोग? क्या किया गया? नष्ट किया गया। कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे, आगे से लिखेंगे बहादुर लोग कि 1202 में बख्तियार खिलजी बिहार से बंगाल की तरफ जाता है। मतलब बिहार से कहाँ बढ़ रहा है? तो बिहार से आगे बढ़ रहा है कहाँ बहादुर लोग? तो बंगाल की तरफ बढ़ा। बिहार से बंगाल की ओर चल दिया, और बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने इससे डर कर यहाँ से भाग गया, और भाग का साथ साथ महायज्ञ का आयोजन किया। यहाँ से देखिए, सॉरी क्या समझेंगे, 1202 में बिहार से वो बंदा कहाँ जा रहा है? बख्तियार खिलजी बंगाल की तरफ। और बंगाल का एक शासक था, सेन वंश का शासक जिसका नाम था लक्ष्मण सेन। क्या नाम था? तो लक्ष्मण सेन। अब सवाल पूछता है कि जब बख्तियार खिलजी बिहार पे आए थे ना, तो बंगाल का सेन वंश का शासक कौन था? जब पता चलता है सेन वंश का, सेन शासक का, तो सेन शासक डर जाता है। डर के इंद्र महाशक्ति यज्ञ कराने की बात करता है। क्या कहता है? इंद्र महाशक्ति यज्ञ हम करवाएंगे। मतलब कि संकट से निपटने के लिए राजा साहब यज्ञ कराने के लिए तैयार हो गए। क्या कराने के लिए तैयार हो गए? यज्ञ, है ना। इसी यज्ञ के समय बंगाल पहुंच गया, और सारे पंडित को पीटा, बना के मारा। जैसे लक्ष्मण सेन है जो ना, कि संकट मोचन से बचने के लिए बेचारा यज्ञ करवा रहा था कि हमारे क्षेत्र में
मुस्लिम का आगमन नहीं हो, मुस्लिम का आगमन नहीं हो, ये करवाया था। जब यहाँ पर आता है ना, इस यज्ञ के समय बंगाल में पहुँचा और सारे पंडित को पीटा तथा लक्ष्मण सेन आधुनिक जो वर्तमान बंगाल है यहाँ पर भाग के जाकर शरण लिया। वास्तव में यहाँ बंगाल से भाग के गया पूर्वी बंगाल में, और पूर्वी बंगाल आज के डेट में बोला जाता है बांग्लादेश। यहाँ जाकर किया बहादुर तो शरण लिया। लक्ष्मण सेन के समय सेन वंश की राजधानी 2 जगह था। एक था नदिया, दूसरा था लखनौती। कहाँ था बहादुर लोग, ध्यान रखेंगे। जिस समय सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन, उस समय इसका राजधानी सेन का राजधानी राज्य उसका राजधानी इसका राजधानी 2 जगह था। एक नदिया या नादिया भी लिखा था, नदिया भी लिखा था, और दूसरा लखनौती। ये दोनों जगह क्या था, राजधानी था। दोनों पर ऐबक के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। दोनों पर क्या किया गया ऐबक के द्वारा, दोनों पर ऐबक के द्वारा कब्जा लिखा गया है ना, कब्जा कर लिया। दोनों पर क्या कर दिया गया, कब्जा कर लिया गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक बहादुर लोग, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं है तो यही गौरी का कहानी आपको देखने के लिए मिलता है, गौरी का कहानी देखने के लिए मिलता है। आगे 1205 में सुनेंगे। 1205 में ध्यान से देखेंगे बहादुर लोग। 1205 में गौरी भारत में फिर एक बार आता है और भारत के पूरा दौरा करके, भारत की यात्रा करके अगल बगल क्षेत्र को देखकर, क्योंकि भारत में अपने सेना को छोड़ के गया है, सेना को छोड़कर क्या था, गया था। ये अपना क्षेत्र को देखने पुनः ये आता है, गौरी आता है 1205 में। 1205 में अपना पूरा क्षेत्र को देखकर वापस जब जाता है ये, है ना, तो 1206 में पंजाब के दैमक नामक स्थान पर, दैमक कहाँ, पंजाब के दैमक नामक स्थान पर सिंधु नदी के किनारे रामलाल खोखर के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, बहुत मार पिटाई कर दिया जाता है। किसको द्वारा, अभी हम बताए ना कि पंजाब के दैमक नामक स्थान, पंजाब के दैमक कहाँ, पंजाब के दैमक नामक स्थान पर सिंधु नदी के किनारे, नदी है यहाँ पर नदी है, सिंधु नदी के किनारे, है ना, नाबज पढ़ते दौरान, मतलब सिंधु नदी के किनारे नमाज जब पढ़ रहा था ये गौरी, नमाज पढ़ते समय रामलाल खोखर के द्वारा, रामलाल एक जाति है, राम लाल एक व्यक्ति है और जाति है खोखर, ये खोखर के द्वारा इसको पिटाई किया जाता है। गौरी को ज़बरदस्त बना कर मार दिया और गौरी का मुसीबत खड़ा हो गया। इसको टांग के ले जाने के लिए सहारा ले पड़ गया। जब टांग के इसको लेके जाता है ना, बोलते हैं कि जब भारत में गौरी पिटाया था, इसको टांग के कौन लेके गया था, तो बहुत सेना लेके गए थे। उसमें एक सेना आपको इल्तुतमिश भी थी, इल्तुतमिश भी उसको टांग के ले जाने के लिए, इल्तुतमिश भी उसमें शामिल थे। समझ आ रहा है ना, कौन थे, इल्तुतमिश भी उस युद्ध में उसे टांगने के लिए सहायक थे, है ना, कोई दिक्कत। और जब इसका मृत्यु हो जाता है, किसका, वहाँ 1206 में गजनी में जाके बेचारा का मृत्यु हो जाएगा, गौरी के मृत्यु हो जाएगा 1206 में, कोई दिक्कत। जब 1206 में मृत्यु होगा तो अब साम्राज्य के लिए झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, अलग अलग साम्राज्य के लिए झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक बोलता है कि हम भारत में रहेंगे, वही आपको कुबाचा है तो काबुल क्षेत्र दिया जाता है, कुबाचा के बाद क्या बोलते हैं, एल्दोज है तो कंधार क्षेत्र दिया जाएगा, बख्तियार खिलजी है तो बिहार और बंगाल क्षेत्र दिया जाएगा कि आप यहाँ पर राज कीजिए।
और ऐबक जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली पर राज करता है। दिल्ली पर राज करने की वजह से बहादुर वो बोलता है कि हम दिल्ली में एक सल्तनत का स्थापना करेंगे। तो इसी बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत, मतलब कि 1 मिनट पर लिख लें दीजिए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं कि 1206 में स्थापना किया जाएगा। अभी चलेगा 1526 तक ला। इसमें अलग अलग इसमें अलग अलग वंश मिलेंगे। दिल्ली सल्तनत में 5 गो वंश मिलेंगे। जैसे एक वंश का नाम है, चलो अलग अलग वंश के नाम लिख लेते हैं। अब हम लोग, हमारा गौरी का कहानी ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली में कौन कौन सल्तनत यहाँ पर राज किया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे हम लोग गुलाम वंश। गुलाम वंश को ही दास वंश, मामलुक वंश सब बोला जाता है। गुलाम वंश, गुलाम वंश जो है ना से 1206 से लेकर 1290 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा बहादुर लोग? 1290 तक। पहला यही दिल्ली सल्तनत में। और जब गुलाम वंश 1290 में ख़त्म हो जाएगा तो गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश लिख लेना। खिलजी वंश आएगा 1290 से लेकर 1320 तक ला। समझ में आ रहा है? दिल्ली में सिर्फ राज के बता रहे हैं। और खिलजी वंश के बाद आएगा तुगलक वंश आएगा कि 1320 से लेकर 1414 तक राज करेगा। इसके बाद आएगा सैयद वंश। यह आएगा 1414 से लेकर 1451 तक। फिर लास्ट आएगा आपको लोधी वंश। सब में वंश लगा देना, सब में वंश। ये आपको 1451 से लेकर 1526 तक। यही आपको है बहादुर, यही कहानी आपको हम कहाँ देखने को मिलेगा? दिल्ली सल्तनत में कहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 तक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक वंश पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश में बहुत से शासक आएंगे, सब के बारे में बात करेंगे। अगर बोल देगा आपसे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही, या गुलाम वंश का संस्थापक किया जाता है ना, उसी को बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का स्थापना शुरू वहीं से किया जाता है। तो गुलाम वंश के अगर संस्थापक बोलेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे। गुलाम वंश को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, दास वंश, मामलुक वंश, है ना। इस सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आपको गौरी, कल और आज मिलाकर 2 दिन में हमको तरफ से गौरी साम्राज्य मतलब गौरी का जीवन काल समाप्त होता है। हाँ, तो गौरी का जन्म कब हुआ था और गौरी का जन्म कब हुआ था, कोई कमेंट करके बताइए। जो गौरी हम लोग कहते आ रहे हैं, तो गौरी का जन्म कब हुआ था? कोई कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए। गौरी का जन्म कब हुआ था? गौरी का जन्म कब हुआ था? कोई कमेंट करके बताइए। अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, गुलाम वंश के बारे में। फिर बारी बारी से हम लोग एक दिन लेंगे, सबके ख़त्म कर देंगे। कोई दिक्कत? तो बताइए कि गौरी का जन्म कब हुआ था। दूसरी सवाल एक कमेंट करना, जवाब देना है। दूसरी सवाल कि गौरी का वास्तविक नाम क्या था? गौरी का वास्तविक नाम क्या था? लिख लिए। तीसरी सवाल बहादुर कि गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? बोलिए, कमेंट कीजिए। चौथा क्वेश्चन बताइए कि गौरी का राजकीय भाषा क्या था? गौरी का राजकीय भाषा लिख लिए।
5वां सवाल कि मोहम्मद गौरी की जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है कि भारत पर आक्रमण किया है। गौरी की जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है, कौन सा ग्रंथ से प्राप्त होता है कि भारत पर आक्रमण कर लेता गौरी। आपको 6-7 को सवाल हो गया। 2 और सवाल लिखिए। क्या सवाल है कि गौरी स्वतंत्र रूप से शासक कब बना। गौरी स्वतंत्र रूप से शासक कब बना। गौरी स्वतंत्र रूप से शासक कब बना। लिख लिया बहादुर लोग। जितना सवाल लिखवाए ना सब के सब कमेंट करके बताइए, सब सवाल के। अगर सवाल भूल गए तो थोड़ा सा बैक कर लीजिए, फिर सवाल को सुनिए और फिर कुछ सारा को आप कमेंट कीजिए, सारा कमेंट कीजिए। और दूसरी बात बहादुर कि क्लास अच्छा लगा तो हम तो बोल रहे हैं क्लास को आप लोग अच्छे से क्लास को देख रहे हैं, हमको पता चल रहा है, क्योंकि आप लोग क्लास के साथ साथ देखने के साथ साथ कमेंट करते तो हमको पता चलता है कि कितना बच्चा लोग देख रहे हैं। साथ में आपसे हम मांगते क्या है, कुछ नहीं मांगते हैं। आप सिर्फ मेरा क्लास को देखिए और लाइक, और इसके बारे में आप लास्ट में फीडबैक दीजिए, बताइए कैसा लगा, है ना। जैसे आपको आप बोलिए कि थोड़ा सा कमी रह गया तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे, और क्लास अच्छा लग रहा है तो आओ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आपको ये चीज़ बताना होगा कैसा लगा, कि आप ही से पता चलेगा हमको ना कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। तो जो भी आपको समस्या है आप कमेंट कीजिए, बोलिए कि हाँ आपको यह समस्या है। चलिए थोड़ा सा PDF को बैक करके देख लेते हैं, शुरू से बैक करके देख लेते हैं। अगर छूट गया आपको तो देखिए, हम लोग यहाँ से बात किए थे तराइन के दूसरा युद्ध से, क्योंकि पिछले क्लास में तराइन का पहला दूसरा युद्ध में बता चुके कि इसका सहयोगी कौन था, इसका सहयोगी कौन था। चलिए आगे देखिए बहादुर लोग, इस संयोगिता की कहानी है। चलिए अगली देख लीजिए। आपको लगता है छूट गया तो फिर से हम दिखा दे रहे आपको। चलिए ये देखिए मेरा मेंस का टॉपिक है, लिख लिए बहादुर लोग फटाफट। चलिए लिखते चलिए। लगता है कहीं छूट गया तब लिख सकते हैं, लगता है कहीं छूट गया तो लिख सकते हैं बहादुर लोग। लिखिए फटाफट लिखिए। जब तक जो लिख लिए है ना उस सवाल का एक कमेंट कीजिए, सवाल का आंसर कमेंट कीजिए, सवाल का आंसर कमेंट कीजिए। और जो नहीं लिखे वो लिखिए, हम बढ़ाते जा रहे हैं। लगता है कुछ लाइन छूट गया तब लिखते चलिए। लिख लिए। बख्तियार ऐबक का सहायक था, है ना, बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की शासक था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, लेकिन सुन लीजिए। बिहार पर तुर्क आक्रमण बोलेगा ना, या बंगाल पर तुर्क आक्रमण, तो इसी को जाता है बख्तियार खिलजी को ही, कि कौन प्रथम तुर्क शासक था जो बिहार पर आक्रमण किया, तो बख्तियार खिलजी, है ना, तुर्क शासक था, तुर्क के रहने वाला था। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए फटाफट। देख लिए बहादुर लोग। तो लक्ष्मण सेन के समय सेन वंश का प्रधान 2 जगह था, नादिया और लखनौती। समझ में आया ना, दोनों पर कब्जा कर लिया खिलजी। लिख लिए। आइए अब आपका ये रहा, इसको बहादुर लोग आप कॉपी पर नोट कर लेंगे, है ना, ये तीनों के डेट के साथ नोट कर लेंगे, डेट के साथ नोट कर लेंगे। आप इसको लोधी वंश को बताएंगे तो लोधी वंश का संस्थापक कौन है, ये चारों के चारों से आपको होमवर्क है, चाहे गूगल से कीजिए
आप गूगल से देख कीजिए, चाहे अपना कॉपी से, चाहे अपने दिमाग से। ये चारों के चारों आपको होमवर्क है। हालाँकि हम बताएँगे, लेकिन आप होमवर्क गूगल से देख के दीजिए जवाब, लेकिन दीजिए, देने की कोशिश कीजिए। हो सकता है गूगल से आप देखिएगा तो 4 गो आओ नया चीज़ सीखने के लिए मिल जाएगा, है ना? तो जैसे आपको गुलाम वंश संस्थापक कौन है, इसको कमेंट करना है। खिलजी वंश संस्थापक कौन है, इसको कमेंट करना है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, सैयद वंश संस्थापक कौन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है ना? तो चलो बहादुर, हम अगले क्लास में मिलते हैं। क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें, और जो भी समस्या है आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं, है ना? धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं। और हाँ, जो भी पढ़ाया गया उसको रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि हम कल या परसों दिन टेस्ट हम ले लें, और ऑफलाइन कल तो ऑफलाइन बच्चा लोग के हम यहीं से हम टेस्ट ले भी सकते हैं, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको हम न बोलेंगे कि याद कीजिए तभी याद, ये मत सोचिए कि हम ना बोले तो याद नहीं करना है। आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको फ़र्ज़ है कि याद कीजिए। हम तो भाई टेस्ट जब मन तब ले सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में बहादुर लोग? चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।